नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छी प्रिपरेशन आपकी दोस्तों चल रही होगी। हमारी विशेष सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। उत्तराखंड एलटी 2024 के दोस्तों आपको फर्स्ट पार्ट की हम प्रिपरेशन करवा रहे हैं। इसमें हम एकेडमिक एप्टीट्यूड अभी आपको करवा रहे हैं दोस्तों, जिसमें अभी हम एजुकेशनल थिंकर्स और उनके जो पेडागोजिकल कॉन्सेप्ट है इसके बारे में दोस्तों पढ़ रहे हैं। एक के बाद एक हमने इसमें लगातार क्लासेस अपलोड करी है। पहले एजुकेशनल थिंकर की हमने बात करी थी दोस्तों थे रूसो। उसके बाद दोस्तों हमने प्लेटो के बारे में बात करी थी। आज हम दोस्तों एक और शैक्षिक विचारक जो कि हैं जॉन डीवी, उनके बारे में जानेंगे और इनके दोस्तों क्या क्या पेडागोजिकल कॉन्सेप्ट, इनकी क्या क्या शैक्षिक अवधारणाएं हैं, इसके बारे में दोस्तों जानेंगे। आज है भाग 10। इससे पहले हमने 9 क्लासेस दोस्तों अपलोड करी है। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी तो जरूर देख लेना, आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं शैक्षिक विचारक और उनकी शैक्षणिक अवधारणाओं में जॉन डीवी के बारे में, जो कि आज का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों होने वाला है। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले दोस्तों जानेंगे जॉन डीवी कौन थे। ये दोस्तों एक प्रयोजनवादी दार्शनिक थे, महान शिक्षा शास्त्री थे। जॉन डीवी, इनका जन्म न्यू इंग्लैंड में स्थित वॉरमॉन्ट नगर के बर्लिंगटन शहर में हुआ था और 1859 में दोस्तों इसका जन्म हुआ था। इन्होंने बीए की डिग्री वर्मॉन्ट विश्वविद्यालय से प्राप्त की और कांट के दार्शनिक विचारों पर इन्होंने अध्ययन करके पीएचडी की उपाधि प्राप्त करी। इन्होंने कई सारे दार्शनिक विचारों के दोस्तों जो दार्शनिक थे उनके विचारों का दोस्तों अध्ययन किया था। स्पेशली दोस्तों जो कांट थे उनके दार्शनिक विचारों पर इन्होंने अध्ययन करके पीएचडी की उपाधि प्राप्त करी थी। ये इस परिवार से आते थे दोस्तों जहाँ पर ज़्यादा शिक्षा नहीं दी जाती थी, लेकिन उन्होंने फिर भी अपनी पारिवारिक प्रथाओं को तोड़ते हुए बीए की जो डिग्री है वो इन्होंने प्राप्त करी वॉरमॉन्ट विश्वविद्यालय से। और उसके बाद जो कांट के दार्शनिक विचार हैं उन पर ज़्यादा इनका प्रभाव पड़ा और इन्होंने फिर उस पर पीएचडी की उपाधि प्राप्त करी। तो ये दोस्तों आपके कुछ फैक्चुअल्स हैं जिनको आपने याद रखना है। अब बात करेंगे दोस्तों जॉन डीवी के शिक्षा दर्शन की। देखिए, जॉन डीवी ने शिक्षा को निरंतर चलने वाली समायोजन की प्रक्रिया माना है। प्रयोजनवादी दोस्तों यही मानते हैं कि जो शिक्षा है वो गत्यात्मक है, लगातार डायनेमिक चेंज हो रही है, ये समाज में लगातार परिवर्तन आ रहे हैं। तो पहले से ही कोई प्री डिसाइडेड ऑब्जेक्ट नहीं हो सकते, पहले से कोई पूर्व निर्धारित उद्देश्य नहीं हो सकते, कोई सत्य नहीं हो सकता। लगातार इसमें भी क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। तो यानी कि शिक्षा है वो लगातार एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे आपको समायोजन करने में मदद मिलती है, एडजस्टमेंट करने में मदद मिलती है। जैसे कि आप लगातार देख रहे हैं कि समाज में परिवर्तन हो रहा है, तो उस परिवर्तन के सापेक्ष आपको समायोजन करना है, उसकी प्रक्रिया दोस्तों इन्होंने माना है। ये शिक्षा को उपयोगी मानते हैं जो कि जीवन की समस्याओं के समाधान में सहायक है। वही एजुकेशन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है जो कि हमारे जीवन की समस्याओं में समाधान कर सके और साथ ही मनुष्य को समाज का उपयोगी सदस्य बनाए। तो ये इनका दोस्तों शिक्षा दर्शन है। जॉन डीवी कंसिडर्ड एजुकेशन एज अ प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअस एडजस्टमेंट and they consider only that education useful which help in solving the problem of life and also make a person यूजफुल मेंबर ऑफ द सोसाइटी। तो इनका जो दर्शन है दोस्तों वो है प्रयोजनवादी प्रैग्मेटिज्म, जिसको कि दोस्तों आप व्यावहारिकवाद भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये व्यावहारिकता पर दोस्तों ज़्यादा काम करते हैं। ये पूर्व से जो शाश्वत मूल्य है, शाश्वत सत्य है, इस पर दोस्तों कोई भी ये कंसिडर नहीं करते हैं। ये मानते हैं कि जो भौतिक जगत है वही सत्य है, आध्यात्मिक जगत कुछ नहीं होता है। हमें उन्हीं चीज़ों को सीखना चाहिए जो कि हमारे लिए उपयोगी है, जो आगे जाके हमारे लिए काम आए। इसलिए दोस्तों यहाँ पर इसको फलवाद के नाम से भी जाना जाता है और ये उपयोगितावाद के सिद्धांत को फॉलो करते हैं। तो आपने समझना है कि इनका दर्शन क्या है। इससे पहले भी दोस्तों हमने आपको प्रयोजनवाद बहुत अच्छे से समझाया था प्रीवियस क्लास में। दोस्तों प्रयोजनवाद को आप अच्छे से समझिएगा। अब बात करते हैं इनके द्वारा लिखी गई मुख्य जो कृतियां हैं उनके बारे में। इनके द्वारा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट कृतियां लिखी गई, 12 कुल मिला के दोस्तों कृतियां हैं। इनके बारे में दोस्तों आपने जाना है। तो देखिए, द स्कूल एंड सोसाइटी 1899 में आई थी दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। द स्कूल एंड सोसाइटी, इसको याद रखेंगे। इसके बाद द स्कूल एंड द चाइल्ड, स्कूल एंड द चाइल्ड, स्कूल ऑफ टुमारो, एजुकेशन ऑफ टुडे, द चाइल्ड एंड द करिकुलम। आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर जो बुक्स हैं इनकी, ये किस तरह से दोस्तों इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में जो बुक्स हैं अपनी लिखी हैं। शिक्षा के क्षेत्र में दोस्तों इनका महत्वपूर्ण योगदान है। इसके अलावा माई पेडागॉजिक क्रिक, हाउस वी थिंक, ये 1910 में आई थी।
इंटरेस्ट एंड एफर्ट्स इन एजुकेशन 1913 में दोस्तों आई थी। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन यानी कि 1930। तो आप देख सकते हैं कि दोस्तों कि इनके द्वारा जो किए गए प्रमुख कार्य हैं उसमें इनके द्वारा कितनी इंपॉर्टेंट बुक्स को पब्लिश किया गया है। रिकंस्ट्रक्शन इन फिलॉसफी 1920 में आई थी। सोर्सेज ऑफ द साइंस ऑफ एजुकेशन, एक्सपीरियंस एंड एजुकेशन। तो यहाँ पर दोस्तों हमने मुख्य कृतियों को यहाँ पर लिखा है, आप इनको दोस्तों याद करिएगा। अब बात करते हैं दोस्तों कि कभी भी किसी के दर्शन को जब आपने डिफाइन करना होता है तो वहाँ पर 3 क्षेत्र होते हैं। एक होता है तत्व मीमांसा, एक होता है ज्ञान मीमांसा और एक होता है मूल्य एवं आचार मीमांसा। सबसे पहले हम जानेंगे कि मेटाफिजिक्स यानी कि तत्व मीमांसा के आधार पर ये शिक्षा के स्वरूप को क्या देखते हैं। ये मानते हैं दोस्तों कि कोई भी शाश्वत सत्य या मूल्य नहीं होता है, पहले से ही पूर्व से निर्धारित कोई मूल्य नहीं हो सकता, कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं हो सकता। उनके अनुसार लगातार ये जगत परिवर्तनशील है और ऐसे अपरिवर्तनशील या परिवर्तनशील जगत में लगातार अपरिवर्तित सत्य एवं मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकते। यानी कि आप देख रहे हैं कि भाई लगातार हमारे संसार में चेंज आ रहा है, तो ऐसे में ही प्री डिसाइडेड ट्रूथ या फिर वैल्यूज को आप कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, वो भी लगातार क्या होंगे, चेंज होते रहेंगे। तो बदलते समाज के संग मूल्य भी लगातार बदलते रहते हैं। यानी कि डीवी डज नॉट बिलीव इन एनी काइंड ऑफ एटर्नल ट्रूथ एंड वैल्यूज। अकॉर्डिंग टू हिम वर्ल्ड इज कंटिन्यूसली चेंजिंग एंड इन सच अ चेंजिंग वर्ल्ड unchanged truth and value cannot be determined, which with the changing society values also keep changing। आप देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों इनकी ज्ञान मीमांसा की बात करेंगे। ज्ञान मीमांसा का संबंध आपके दोस्तों ज्ञान से संबंधित होता है, ठीक। तो देखिए इन्होंने ये माना है कि जो क्रियाओं का आधार है वही ज्ञान है। बेसिकली क्रियाओं से आपको क्या मिलता है दोस्तों, एक्सपीरियंस मिलता है और एक्सपीरियंस से आपको क्या मिलता है, ज्ञान मिलता है। तो इन्होंने माना है कि जो पुस्तकों में लिखाया ज्ञान है वो नहीं, आपको करके सीखना है। क्रियाओं पर आधारित आपको ज्ञान ही जो असली ज्ञान है, उसी से आपको अनुभव मिलते हैं और अनुभव से ही दोस्तों आपको क्या होता है, ज्ञान मिलता है। इन्होंने दोस्तों ये माना है कि जो चिंतन है वो भी क्रिया का ही एक स्वरूप है। तो आप देख सकते हैं कि ये मानते हैं कि क्रियाओं के आधार पर आप ज्ञान प्राप्त करिए। सो नॉलेज बेस्ड फॉर एक्शन एंड थिंकिंग इज अ फॉर्म ऑफ एक्शन। इसके बाद इन्होंने बताया है कि जो चिंतन है उसके 5 पद हैं। 5 पदों को दोस्तों इनके द्वारा बताया गया है कि चिंतन, कोई भी व्यक्ति है जब उसके सामने दोस्तों कोई समस्या आती है तो समस्या के समाधान के लिए वो कोई क्रिया करता है, क्रिया करके उसको एक्सपीरियंस होता है और एक्सपीरियंस करते करते वो थिंकिंग करने लगता है और अपनी समस्या का समाधान करता है। तो इस तरह की इनकी अपनी फिलॉसफी है। तो इसके उन्होंने चिंतन के 5 पद बताए हैं, जैसे कि किसी शंका, हिचकिचाहट, कठिनाई अथवा समस्या को पहले आप अनुभव करो, एक्सपीरियंस करो। उसके बाद संपूर्ण परिस्थिति का दृष्टिपात करके उसके विभिन्न रूपों का विश्लेषण करो एंड तदुपरांत समस्या के वास्तविक रूप को समझो। यानी कि पहले एक्सपीरियंस करो प्रॉब्लम या फिर डिफिकल्टी को, इसके बाद क्लैरिफिकेशन करो प्रॉब्लम का, यानी कि क्या चीज है, प्रॉब्लम को क्लैरिफाई करो, ठीक है, उसके वास्तविक रूप को समझो। इसके बाद सुझावों का मस्तिष्क में उठना एंड यथोचित हल पाने के लिए उसके सुझावों का अनुसरण करना, यानी कि फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। ओके। इसके बाद प्रत्येक हल का परिणाम तथा सबसे अधिक संभव हल के परिणाम परीक्षण करना, यानी कि टेस्टिंग द हाइपोथेसिस बाय द एक्सपेरिमेंट। आप देख सकते हैं दोस्तों कि किस तरह से साइंटिफिक वे में इसको बताया गया है और उस हल को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने के उद्देश्य से आगे निरीक्षण एवं परीक्षण करना, यानी कि ऑब्जर्वेशन ऑफ आउटकम्स एंड ड्राइंग ऑफ इन्फ्रेंसेस। तो आप देख सकते हैं कि दीज आर द 5 पोस्ट ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी कि चिंतन के 5 पद इनके द्वारा बताए गए हैं। एक बार मैं आपको फिर से बता दूं कि पहले आप एक्सपीरियंस करो प्रॉब्लम एंड डिफ़िकल्टीज़ को, यानी कि आप समस्या का पहले अनुभव करो, उसके बाद आप उसको क्लेरिफाई करो, वास्तविक रूप से दोस्तों उसको समझो, विभिन्न रूपों को एनालाइज करो, उसके बाद फिर उसको अच्छे वास्तविक रूप से क्लेरिफाई करो। इसके बाद आप हाइपोथेसिस बनाइए, ठीक है, यानी कि क्या क्या उसके सुझाव हो सकते हैं, क्या क्या उसके सॉल्यूशन हो सकते हैं। उसके बाद आपने उसके संभावित हल का परीक्षण करिए, यानी कि टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस बाय एक्सपेरिमेंट। आप उस एक्सपेरिमेंट करेंगे एंड देन उसके बाद जो आपका ऑब्जर्वेशन या जो भी आपका आउटकम्स आया है उसको आप ऑब्जर्वेशन करें और
उसके बाद आगे जाके रिजल्ट निकाले। मतलब सिंपल सी बात है, जो हल को स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने के उद्देश्य से आगे निरीक्षण परीक्षण करना, यानी कि आगे भी उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो भी आपका आउटकम आता है। अब बात करते हैं मूल्य मीमांसा की, यानी कि जो एक्सियोलॉजी। अब तीसरा जो पद है दोस्तों, किसी भी दर्शन को डिफाइन करने का तीसरा क्षेत्र है। तो देखिए, जो डीवी है वो आध्यात्मिक जगत में विश्वास नहीं रखते हैं। वह मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी मानते हैं और उसको इसी जगत के लिए तैयार करना चाहते हैं। और डीवी ने वास्तविक उपयोगिता पर बल दिया है। तो डीवी डज नॉट बिलीव इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड, ही कंसिडर मैन एज अ सोशल बीइंग एंड वांट टू प्रिपेयर हिम फॉर दिस वर्ल्ड, एंड डीवी हैज एम्फेसाइज ऑन एक्चुअल यूटिलिटी, यानी कि वास्तविक उपयोगिता पर दोस्तों इन्होंने बल दिया है। तो आप देख सकते हैं कि ये इनके दोस्तों दर्शन की विभिन्न मीमांसाएं हैं। इसके बाद अब बात करेंगे इनके शैक्षिक विचारों के बारे में। इनके द्वारा शिक्षा का क्या संप्रत्यय दिया गया है, एजुकेशन को ये किस कॉन्सेप्ट में देखते हैं। देखिए, डीवी ने शिक्षा को एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया है। मानते हैं कि जो एजुकेशन है वो एक सोशल प्रोसेस है, ठीक है ना। ये मानते हैं, देखिए इनका जो कथन है, समस्त शिक्षा व्यक्ति द्वारा प्रजाति की सामाजिक चेतना में भाग लेने से आगे बढ़ती है। तो बेसिकली ये मानते हैं कि एजुकेशन प्रोसीड्स बाय पार्टिसिपेशन ऑफ इंडिविजुअल इन द सोशल कॉन्शियसनेस ऑफ रेस। तो बेसिकली यह है कि आप सामाजिक चेतना में भाग लीजिए और आपकी जो शिक्षा है वो आगे बढ़ती रहेगी। यानी कि जो शिक्षा का मेन जो उद्देश्य है, या आप कह सकते हैं जो शिक्षा है वो ऐसी होनी चाहिए जो व्यक्ति को में सामाजिक चेतना जगाए, उसका सामाजिक रूप से विकास हो सके। तो इसीलिए आगे जाके फिर वो आगे अपना सुखपूर्वक जीवन जी सकेगा। ठीक, तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने शिक्षा को एक सामाजिक प्रक्रिया माना है। इसके अलावा इन्होंने माना है कि जो शिक्षा है अनुभवों के सतत पुनर्निर्माण द्वारा जीवन की प्रक्रिया है। वह व्यक्ति की उन समस्त क्षमताओं का विकास है जो उसको अपने वातावरण को नियंत्रित करने एवं संभावनाओं को पूर्ण करने के योग्य बनाती है। यानी कि एजुकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ लिविंग थ्रू अ कंटिन्यूअस रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस and it is development of all those capacity in the individual which will enable him to control his environment and fulfill his possibility। अनुभवों को दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट करते रहो, सतत पुनर्निर्माण की जीवन प्रक्रिया है। व्यक्ति में उन क्षमताओं का विकास करना चाहिए शिक्षा को, जिससे वो अपने वातावरण को कंट्रोल कर सके, वहां पर एडजस्टमेंट कर सके और संभावनाओं को पूर्ण करने योग्य बन सके। तो दीज आर few definition given by John Dewey on the basis of concept of education। मतलब समझ सके कि concept of education उनके लिए क्या है। अब बात करेंगे शिक्षा के उद्देश्य की। शिक्षा के उद्देश्य, क्योंकि हमेशा से इन्होंने यह माना है कि जो समाज है वो लगातार चेंज हो रहा है, चीज़ें परिवर्तित हो रही हैं, डायनेमिकली हर चीज़ चेंज हो रही है, परिवर्तन लगातार हो रहा है। तो पहले से ही कोई भी शिक्षा का उद्देश्य नहीं हो सकता। एजुकेशन भी लगातार क्या हो रही है, लगातार गत्यात्मक है, परिवर्तनशील है। तो पहले से ही कोई प्री डिसाइडेड एम्स नहीं हो सकते। जैसे जैसे समय बढ़ता चला जाएगा, शिक्षा के उद्देश्य भी लगातार चेंज होते चले जाएंगे, ये इनका मानना है। ठीक, तो ये मानते हैं कि शिक्षा का हमेशा तात्कालिक उद्देश्य होना चाहिए। उस समय पर, जिस समय पर सिचुएशन चल रही है, तो उस समय का उद्देश्य होना चाहिए। जहां तक शिक्षा प्राप्त होगी वहां तक शिक्षा उस साध्य को प्राप्त करती है। तो एजुकेशन हैज ऑल द टाइम एन इमीडिएट एंड एंड सो फार एज एक्टिविटी इज एजुकेटिव इट रीचेस दैट एंड। तो आप समझ सकते हैं कि इनका क्या सिनेरियो है टुवर्ड्स एम्स ऑफ एजुकेशन, यानी ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन। लेकिन फिर भी अगर हम थोड़ा सा माने कि जिस तरह के इनके द्वारा विचार प्रस्तुत किए गए हैं, तो इनके द्वारा शिक्षा के फिर भी आप कुछ उद्देश्य बना सकते हैं। वो क्या क्या है? सबसे पहले इनके शिक्षा के जो क्रमबद्ध उद्देश्य हैं, ये कहते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए कि बच्चा अपने अनुभवों का पुनर्निर्माण कर सके। जैसे हमने इनकी पहली डेफिनेशन पढ़ा था, तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ एक्सपीरियंस, क्योंकि क्रिया करने से अनुभव आएंगे और उन अनुभवों का पुनर्निर्माण करना है। ये शिक्षा का सबसे पहला उद्देश्य होना चाहिए। इसके बाद शिक्षा एक ऐसी होनी चाहिए कि बालक अपने वातावरण के साथ समायोजन कर सके। इसके बाद
शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें उससे सामाजिक कुशलता का विकास हो, डेवलपमेंट ऑफ सोशल एफिशिएंसी। इसके बाद अगला है दोस्तों लोकतांत्रिक जीवन में प्रशिक्षण, ट्रेनिंग इन डेमोक्रेटिक लाइफ। अब देखिए जो जॉन डीवी थे दोस्तों, ये लोकतांत्रिक जीवन के बहुत ज़्यादा या लोकतांत्रिक समाज के बहुत ज़्यादा पक्षधर थे, क्योंकि ये मानते थे कि जो शिक्षा है वो समाज के बिना अपूर्ण है। शिक्षा हमेशा समाज में ही होनी चाहिए और शिक्षा के जो उद्देश्य हैं वो ना सिर्फ बालक के हित को ध्यान में रखकर, समाज के हित को भी ध्यान में रखकर बनाए जाने चाहिए। क्योंकि जब मानव आपस में एक दूसरे से कोई भेद नहीं रखेंगे, एक दूसरे का पूरी तरह से सहयोग करेंगे, स्वतंत्रता में एक दूसरे के संग साथ काम करेंगे, तो ऐसे में समाज आगे बढ़ेगा और व्यक्ति अपना सुखपूर्वक जीवन जिएगा। तो ये मानते थे कि लोकतांत्रिक समाज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शिक्षा का उद्देश्य यही होना चाहिए कि लोकतांत्रिक जीवन का प्रशिक्षण होना चाहिए किसी भी छात्र को। तो आप समझ सकते हैं कि इनका क्या मानना है शिक्षा के उद्देश्य को लेकर। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे शिक्षा का पाठ्यक्रम। अब शिक्षा का पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, क्योंकि लगातार समाज गत्यात्मक है, परिवर्तनशील है, अतः पाठ्यक्रम में भी समय और समाज के संग मांग के अनुसार परिवर्तित होने का भी गुण होना चाहिए। यानी कि जो आपका पाठ्यक्रम है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए, उसमें दृढ़ता नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, मतलब उसमें लोचनीयता होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल दोस्तों होना चाहिए, क्योंकि समाज लगातार चेंज हो रहा है। सोसाइटी इज डायनेमिक एंड चेंजेबल, हैज द करिकुलम शुड बी ऑल्सो हैव द क्वालिटी ऑफ चेंजिंग एज पर डिमांड ऑफ टाइम इन सोसाइटी। इसके बाद डीवी ने कोई निश्चित पाठ्यक्रम तो निर्धारित नहीं किया, पर उन्होंने पाठ्यक्रम निर्माण के कुछ सिद्धांत अवश्य दिए हैं। तो क्योंकि दोस्तों इन्होंने माना है कि जो लगातार समाज में चेंज हो रहा है, तो पाठ्यक्रम भी समय और समाज की डिमांड के अनुसार लगातार परिवर्तित होगा। तो अब जब उस पाठ्यक्रम को आप बनाएंगे तो कैसा होना चाहिए, उसके संबंध में इन्होंने सिद्धांत दिए हैं कि आप ऐसे ऐसे करके पाठ्यक्रम को बनाएंगे। तो उन सिद्धांतों के बारे में दोस्तों हम जानेंगे जो कि काफी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले इन्होंने माना कि जो पाठ्यक्रम है जब आप बनाएंगे तो बाल केंद्रित पाठ्यक्रम होना चाहिए। यानी कि पाठ्यक्रम बालक के अनुभव के अनुकूल होना चाहिए, जिससे वो नवीन अनुभव प्राप्त कर सके। बेसिकली वो उनके योग्यता के अनुसार होना चाहिए, उसकी अभिवृद्धि के अनुसार होना चाहिए, उसकी रुचियों के अनुसार होना चाहिए। तो चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम, द करिकुलम शुड बी सुटेबल टू चाइल्ड एक्सपीरियंस इन विच ही हिमसेल्फ कैन गेन न्यू एक्सपीरियंस, उसको नए नए अनुभव प्राप्त होने चाहिए। इसके बाद अगला है उपयोगिता का सिद्धांत। उपयोगिता का सिद्धांत बेसिकली यही है कि पाठ्यक्रम में आप ऐसी चीजों का समावेशन करें जिससे जो कि आगे जीवन में उपयोगी बने, यानी कि जो वास्तविक उपयोगिता के आधार होने चाहिए। तो शिक्षा में पाठ्यक्रम निर्माण वास्तविक उपयोगिता के आधार पर होने चाहिए। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। करिकुलम डेवलपमेंट इन एजुकेशन शुड बी बेस्ड ऑन एक्चुअल यूटिलिटी। इसके बाद अगला आता है रुचि का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट में जैसे कि बच्चे हैं, बच्चों की रुचि के अकॉर्डिंग ही पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए। इसमें इन्होंने दोस्तों 4 प्रकार की रुचियों का वर्णन किया है। एक तो है विचारों के आदान प्रदान में रुचि, खोज परीक्षण में रुचि, सृजन में रुचि और कलात्मक अभिव्यक्ति में रुचि। तो इंटरेस्ट को दोस्तों इन्होंने 4 तरह से डिफाइन किया है। इंटरेस्ट इन एक्सचेंजिंग आइडियाज, इंटरेस्ट इन डिस्कवरी टेस्टिंग, इंटरेस्ट इन क्रिएशन एंड इंटरेस्ट इन आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन। तो आप इसको ध्यान रखिएगा कि रुचि का सिद्धांत भी इन्होंने दिया गया। तो रुचि के सिद्धांत के अकॉर्डिंग इन्होंने ये बताया है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं उनको पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाना चाहिए, जैसे कि भाषा, गणित, इतिहास, भूगोल, विज्ञान, सिलाई, गृह कार्य, बढ़ईगिरी, संगीत और व्यावसायिक कार्य आदि सभी विषयों को पाठ्यक्रम में स्थान दिया जाना चाहिए। सो लाइक मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, है ना, हाउस वर्क, कारपेंट्री, म्यूजिक, बिजनेस, इन सभी को इंक्लूड किया जाना चाहिए करिकुलम में। इसके बाद ये दोस्तों एक और है, इसका नाम है सानुबंधिता का सिद्धांत, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन। अभी मानते हैं दोस्तों कि जो पाठ्यक्रम है वो आपका एक तरह की इकाई है, इकाई के रूप में प्रदर्शित इसको किया जाना चाहिए। यानी कि जब भी आप पाठ्यक्रम बनाते हैं
या विषय जब बनाते हैं तो वे सभी एकीकृत होने चाहिए, इंटीग्रेटेड होने चाहिए, क्योंकि आप उसको अलग अलग ज्ञान ना प्रदान करके आप उनको एकीकृत रूप में पढ़ाएं, एक इकाई के रूप में पढ़ाएं, यानी कि एक चीज को दूसरे से कोरिलेट करके पढ़ाएं। ठीक, तो ये मानते हैं, तो इसको बोलते हैं सानुबंधिता का सिद्धांत। जो भी विषय व क्रियाएं पाठ्यक्रम में सम्मिलित की जाएं वे सभी एकीकृत हों, इसलिए पाठ्य विषयों को अलग अलग प्रदान न करके विषयों का सानुबंधित करके एकीकृत रूप में पढ़ाया जाना चाहिए। वट एवर सब्जेक्ट एंड एक्टिविटीज आर included in the curriculum, they should be all integrated, and therefore instead of providing the subject separately, the subject should be taught in an integrated manner. तो ये है प्रिंसिपल ऑफ कोरिलेशन। इसके बाद लचीलेपन का सिद्धांत, यानी ये पाठ्यक्रम दोस्तों आपका रूढ़िवादिता ना होकर लचीलापन होना चाहिए, यानी कि जिसमें बालक अपनी इच्छा अनुसार कोई भी विषय या क्रिया को चुन सकता है। करिकुलम शुड बी कंजर्वेटिव बट should be flexible, it should not be conservative, but it should be flexible, so that the child can choose any subject or activity as per his wish. तो ये हो गए दोस्तों आपके पाठ्यक्रम बनाने के सिद्धांत, आप इनको याद रखिएगा। इसके बाद दोस्तों अगली आएंगी शिक्षण विधियां। अब शिक्षण विधियां भी जो इनका दर्शन है, यानी कि जो इनके शिक्षा के उद्देश्य हैं उसके अकॉर्डिंग ही दोस्तों शिक्षण विधियां भी बनेंगी। तो फिर इन्होंने शिक्षा को क्या माना है, एक सामाजिक प्रक्रिया माना है, और मनुष्य तभी कुछ सीख सकता है जब उसमें सामाजिक चेतना जागृत होगी और वह सक्रिय हो। तो डीवी ने इस क्रिया को ही सीखने का आधार माना है। तो बेसिकली क्या है, एजुकेशन एक सामाजिक प्रोसेस है और मैन कैन लर्न समथिंग ओनली व्हेन हिज सोशल कॉन्शियसनेस इज अवेकन्ड, एंड इसके अलावा वह सक्रिय भी हो। तो डीवी कंसिडर्ड एक्शन ऑन द बेसिस ऑफ लर्निंग, तो इसने क्रिया को ही सीखने का आधार माना है। तो अब जब शिक्षण विधियों की हम बात करेंगे तो शिक्षण विधियों में जो करके सीखने वाली विधियां होंगी वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी इनके दर्शन के अनुसार, यानी कि प्रयोग द्वारा सीखना। ये मानते हैं कि प्रयोग द्वारा सीखना चाहिए, पुस्तकी ज्ञान से ज्यादा है कि आप प्रयोग करके सीखें, यानी कि लर्निंग बाय एक्सपीरियंस। क्योंकि जब आप प्रयोग करेंगे तो आपको नए नए एक्सपीरियंस मिलेंगे, और जब आपको एक्सपीरियंस मिलेंगे तो आपके ज्ञान का निर्माण होगा। ठीक, इसके बाद करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, तो ये तो इनका है ही कॉन्सेप्ट कि जब भी आप कोई भी चीज़ सीखें तो करके सीखें। इसके बाद सहसंबंध विधि, यानी कि आप कोरिलेट करके सीखें, कोरिलेशन मेथड होनी चाहिए, चीज़ों को कोरिलेट करके पढ़ाना है, एक विषय का दूसरे से संबंध करके समझना है चीज़ों को, तो कोरिलेशन मेथड होनी चाहिए ये टीचर्स के लिए। इसके बाद योजना विधि। अब देखिए योजना विधि, प्रोजेक्ट विधि। अब योजना विधि दोस्तों एक तरह की आप कह सकते हैं कि एजुकेशन को एक सोशल प्रोसेस बनाती है। योजना विधि में क्या होता है, छात्र आपस में एक ग्रुप बना के किसी प्रोजेक्ट को पूरा करते हैं। तो इससे होता क्या है, इससे उनका सामाजिक विकास होता है, आपस में एक दूसरे से सहयोग की भावना उनके संग विकसित होती है, ठीक है ना। और डेफिनेटली वो जो चीज़ है जब वो करते हैं तो उनके अंदर सामाजिक कौशल है उनका भी विकास होता है। तो जो डीवी के शिष्य थे किलपैट्रिक, इन्होंने ही योजना विधि का आविष्कार किया था। तो प्रोजेक्ट मेथड तो डीवी डिस्पेल पैट्रिक इन्वेंटेड द प्लानिंग मेथड। तो आप इसको याद रखेंगे, योजना विधि। तो ये कुछ शिक्षण विधियां थी। इसके बाद अगला आता है अनुशासन, यानी कि डिसिप्लिन। तो अनुशासन के बारे में देखिए, अलग अलग जो दर्शन है वो अलग अलग अनुशासन को डिफाइन करता है। अब अनुशासन के बारे में जब हम बात करते हैं जॉन डीवी के विचारों की, तो अनुशासन दोस्तों ये मानते हैं कि अनुशासन इंटरनल आता है, ठीक है ना। आप इंटरनल अनुशासन की बात करें, यानी कि जब आप किसी बच्चे को स्कूल में रखेंगे तो आप उसको स्वतंत्र वातावरण दें। जब वो स्वतंत्र वातावरण में अपनी इच्छाओं, अपनी योग्यताओं के अनुसार जब कोई भी सब्जेक्ट चुनेगा या काम करेगा या उसको पूरी स्वतंत्रता मिलेगी, तब वो क्या करेगा, वो सेल्फ डिसिप्लिन उसके अंदर से निकल कर आएगा। आप अगर उसको मान लेते हैं एज ए टीचर डांटेंगे क्लास में, या उसमें दमनात्मक अनुशासन डालने की कोशिश करेंगे या अपने विचारों को उस पर थोपने का प्रयास करेंगे, तो कुछ समय बाद क्या होगा कि वो आपसे घृणा करने लगेगा या आपसे भय रखेगा, और बाद में यही इनडिसिप्लिन का कारण बनता है। तो ये मानते हैं कि अनुशासन एक भीतरी शक्ति है जो कि मनुष्य सामाजिक मानकों के अनुसार व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है।
और उसी प्रकार की शक्तियों व गुणों का विकास करने के लिए डीवी ने लोकतांत्रिक वातावरण की आवश्यकता पर बल दिया। तो इनका यही मानना था कि अनुशासन के लिए लोकतांत्रिक वातावरण बनाने की आवश्यकता है, और जहाँ पर लोकतांत्रिक वातावरण होगा तो वहाँ पर बच्चे क्या हैं, अपनी रुचियों के अनुसार, अपनी क्षमताओं के अनुसार, अपने इंटरेस्ट के अनुसार या अपनी अभिवृत्ति के अनुसार चीज़ों का चुनाव करेंगे या स्वतंत्र होंगे। और जब वो स्वतंत्र होंगे तो ऐसे में इनडिसिप्लिन का कोई भी मतलब नहीं बनता है। तो वे उस चीज़ को सीखेंगे जो उनके लिए आवश्यक होगी और उनको सामाजिक विकास में भी सहायता प्रदान करेगी। तो यहाँ पर लोकतांत्रिक वातावरण की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता उन्होंने स्वतंत्रता माना है कि आप बच्चे को स्वतंत्र छोड़िए, बट इतनी भी स्वतंत्रता नहीं देनी है कि भैया जो बालक है वो सामाजिक रूप से इनडिसिप्लिन फैलाए, इतना भी स्वतंत्रता नहीं देनी है, लेकिन देनी है स्वतंत्रता। ये यहाँ पर महत्वपूर्ण विशेषता है। तो अब डीवी के अनुसार अनुशासन इस तरह का होना चाहिए कि ऐसे सामाजिक व्यक्ति का विकास हम कर सकें जो सामाजिक कल्याण में अपना योगदान दे। So, according to DV, one of the objective of discipline is to create a social individual who can contribute to social welfare. इसके बाद अब शिक्षक के बारे में दोस्तों ये क्या बात कहते हैं। देखिए, शिक्षक को इन्होंने महत्वपूर्ण स्थान दिया है। ये मानते हैं कि टीचर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इन्होंने इसको एक समाज सेवक के रूप में दोस्तों माना है। तो यहाँ पर डीवी कहते हैं कि शिक्षक का कार्य विद्यालय में ऐसे वातावरण का निर्माण करे जिससे बालक अपनी समस्याओं का समाधान स्वयं खोजने योग्य बन सके और बालक के सामाजिक व्यक्तित्व का विकास हो सके और वह जनतंत्र का एक योग्य नागरिक बन सके। क्योंकि डीवी दोस्तों पहले से ही मानते थे कि सामाजिक विकास बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी बालक का आपको विकास करना है तो उसको समाज में रहना आवश्यक है। समाज से अगर आप उसको दूर ले जाएंगे तो उसमें ना ही मानवीय गुणों का विकास होगा, ना ही उसका सामाजिक विकास होगा, ना ही वो अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता को सीख पाएगा। तो टीचर्स हैज बीन कंसिडर्ड एज अ सोशल सर्वेंट, गिविंग हिम इन an important place in the field of education. So according to DV, the teacher's job is to create such an environment in the school in which the child become capable of finding solution to his problem on his own. The social personality of the child can develop and he can become a capable citizen of democracy. तो यहाँ पर ये मानते हैं कि शिक्षक एक पथ प्रदर्शक और एक निरीक्षक के रूप में होना चाहिए। He can be as a guide and a supervisor. अब बात करते हैं विद्यार्थी की। तो ये विद्यार्थी को मानते हैं कि आप उसको स्वतंत्रता दें ताकि उसका नेचुरल रूप से डेवलपमेंट हो सके। तो ये बालक को उसके प्राकृतिक विकास के लिए स्वतंत्रता देने और उसकी रुचि, अभिवृत्ति और आवश्यकता के अनुसार पूर्ण स्वतंत्रता देकर उसके सामाजिक और मनोवैज्ञानिक विकास के पक्ष पर इन्होंने जोर दिया है। तो ये एम्फेसाइज इन्होंने किया है ताकि बच्चे का सोशल एंड साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट हो सके। आप उसको फ्रीडम दीजिए ताकि उसका नेचुरल डेवलपमेंट हो सके। इसके अलावा उसको इस तरह की फ्रीडम दें ताकि उसको अपनी रुचियों, अभिवृत्ति और आवश्यकता के अनुसार अपना वो आगे सब्जेक्ट्स का चयन कर सके और उसी के अनुसार वो आगे अपनी शिक्षा को कैरी कर सके। ठीक है। इसके बाद स्कूल। देखिए, स्कूल को भी जॉन डीवी ने इम्पॉर्टेंट माना है। ये मानते हैं कि जो परंपरागत विद्यालय हैं वो सही नहीं है। विद्यालय इस तरह से होना चाहिए कि वहाँ पर एक सामाजिक वातावरण हो। सामाजिक वातावरण में क्या होता है कि जहाँ पर किसी में कोई भी भेदभाव नहीं होता है, व्यक्ति में आपस में भेदभाव नहीं है, आपस में एक दूसरे से सहयोग का वातावरण हो, आप एक दूसरे की हेल्प करें। ठीक, तो ये विद्यालय को समाज का एक लघु रूप देखते हैं। तो विद्यालय में सामाजिक वातावरण होना चाहिए, ये डीवी का मानना है। इसके अलावा डीवी ने शिक्षा के 2 ध्रुव निर्धारित किए हैं। डीवी हैज सेट 2 पोल्स ऑफ एजुकेशन, एक है मनोवैज्ञानिक, एक है सामाजिक, यानी कि साइकोलॉजिस्ट एंड सोशल। तो डीवी के अनुसार विद्यालय को बालकों की मनोवैज्ञानिक और सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करनी चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू डीवी, स्कूल शुड फुलफिल द साइकोलॉजिकल एंड सोशल नीड ऑफ चिल्ड्रन। तो इस तरह से दोस्तों विद्यालय के बारे में बताते हैं। तो ये थे दोस्तों जॉन डीवी की शैक्षणिक अवधारणाएं
और उनके विचार जो कि शिक्षा के संबंध में उनके द्वारा दिए गए। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।